देखिए, तो हम लोग एक और टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नाम है संगम काल। कुछ छात्रों के लिए टॉपिक हमेशा टफ रहा है, क्योंकि साउथ इंडिया में दिक्कत इस बात से आती है कि दक्षिण भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें या तो सीरीज क्लियर नहीं है, या तो इसमें जो टर्म नाम यूज किए गए हैं वो हमारी बोलचाल से मैच नहीं खाते हैं। अब अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का हम विश्लेषण करें तो थोड़ा सा के लिए आपको लेकर के चलेंगे कि आप जानिए कि इस टॉपिक का साउथ इंडिया का संगम काल स्टार्ट करने से पहले सीरीज को कैसे कवर करते हैं उसको देख लीजिए। तो अगर साउथ इंडिया के सीरीज पर जाओगे तो देखो एक क्या है कि कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ इंडिया का मतलब कावेरी के बाद का जो जोन है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं तकनीकी तौर पर सुदूर दक्षिण। क्या कहकर बुलाते हैं? सुदूर दक्षिण। गोदावरी से जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत। क्या बुलाते हैं? दक्षिण भारत। और विंध्य रेंज से जो नीचे का पार्ट है इस जोन को हम लोग बुलाते हैं दक्कन भारत। ना तो साउथ इंडिया का जोन भी है, अगर एक पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3 जोन में विभाजित है, सुदूर दक्षिण और दक्षिण भारत। मतलब अगर हम लोग इसका लिमिटेशन तय कर रहे हैं तो जहां से कावेरी को ले रहे हैं उसके नीचे सुदूर दक्षिण, और जहां से गोदावरी को ले रहे हैं वहां से दक्षिण, और जहां बिंद के नीचे का रेंज देख रहे हैं तो दक्कन भारत। 3 जोन में बटा हुआ है। इस 3 जोन के इतिहास में अगर आप आओगे तो यहाँ क्या देखोगे कि उत्तर भारत में, मतलब खास करके गंगा घाटी में जब क्या चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था, ठीक है। तो इस वैदिक काल के पीरियड में दक्षिण भारत में जो संस्कृति चल रही थी उसका नाम है महापाषाण संस्कृति। उसको क्या बुलाते हैं? महापाषाण संस्कृति। मतलब वैदिक काल का फेज कब है? जब 1500 से लेकर के 600 बीसी का पीरियड चल रहा है। तो इस पीरियड में 1000 बीसी के आसपास का जो पीरियड है वो साउथ इंडिया में महापाषाण संस्कृति कहलाता है। महापाषाण मतलब मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब होता है कि जो संस्कृति है इसको 100 से रिलेटेड है। मतलब अगर कोई बॉडी डेथ कर गया है, डेड बॉडी है, उसको डिस्पोज करना है तो उसको लोग एक गड्ढा खानते, उसमें 100 को रखते, मिट्टी देते और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रखते ताकि इसके 100 को कोई भी जानवर क्षति उति न पहुंचाए। इसके लिए प्रयास किया जाता था, ठीक है। तो ये महापाषाण काल की संस्कृति इस पीरियड में हम लोग देखें। महापाषाण संस्कृति के बाद दक्षिण भारत की संस्कृति कैसे आगे गई, इतिहास में हम लोगों को इसका कोई क्रमिक स्टेप नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ के रहने वाले, अब एक और पॉइंट तुम लोग को यहीं पर हम क्लियर कर दें कि देखो क्या है, यहाँ पर रहने वाले समूह को हम लोग बोलते हैं द्रविड़ समूह। क्या कहकर बुलाते हैं? द्रविड़। मतलब दक्षिण भारतीयों को द्रविड़ समूह कहा जाता है। और इधर नार्डिक समूह में कौन रहते थे? आर्य। तो जो आर्यों के द्वारा दक्षिण भारत का आगमन हो रहा है, इस सबसे पहले आर्य जाति किसके साथ आ रहे हैं जी? तो आप लोगों को हमने बताया है, उनका नाम है ऋषि अगस्त के साथ। ऋषि अगस्त और इनकी पत्नी जो है लोपामुद्रा, यही दोनों आर्य लोग थे जो विंध्य पर्वत को पार किए और साउथ इंडिया में जाकर के दक्षिण आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आर्य साउथ इंडिया में आएंगे और साउथ इंडिया का आर्यीकरण करेंगे, मतलब अपने रीति रिवाज परंपरा को डालेंगे। तो साउथ इंडिया की पहली संस्कृति जो विकसित हुई उसका नाम क्या है? महापाषाण। लेकिन अब सोचो 1000 से पहले दक्षिण भारत में क्या हुआ?
हमारे पास कोई क्लियर स्रोत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने पाषाण काल में पढ़ा है कि कोर्तलेयार घाटी, तमिलनाडु में कोर्तलेयार नदी घाटी थी। इसी में पल्लवपुरम एक जगह था जहां से रॉबर्ट प्रुसफुट ने सबसे प्राचीन हैंडेक्स खोजा था। तो एविडेंस तो पूरा पाषाण काल से मिलते हैं, लेकिन कोई कल्चर साउथ इंडिया में आया हो, इसका फर्स्ट एग्जांपल महापाषाण। अब देखो क्या हो रहा है, अगर महापाषाण संस्कृति से आगे जाओगे तो यहां फिर साउथ इंडिया के कल्चर में हमें सीधे आना पड़ेगा 100 से लेकर के 250 एडी में। कहां आना पड़ेगा? 100 से 250 एडी में। मतलब ऐसे समझो कि सबसे प्राचीन संस्कृति का एविडेंस मिला 1000 बीसी में, उसका नाम था महापाषाण। इसके बाद बीसी में कोई साउथ इंडिया का इतिहास है ही नहीं। फिर दूसरी जो यहाँ पर संस्कृति आ रही है वो 100 से लेकर के 250 एडी में आ रही है, और इस संस्कृति का नाम है संगम युग। ठीक है, तो साउथ इंडिया के इस जोन में केवल जो सबसे सुदूर दक्षिण, क्या नाम दिया है इसको हम लोग, यहां पर एक संगम युग आएगा। संगम का मतलब है कवि सम्मेलन। संगम का मतलब क्या होता है? कवि सम्मेलन। और कवि मतलब किस लैंग्वेज के कवि? तो तमिल भाषा के कवि को हम लोग चर्चा में रख रहे हैं। किसके कवि की बात कर रहे हैं? तमिल कवियों का संघ। तो तमिल भाषा कहां बोली गई, चाहे किसके संरक्षण में हुआ, तो उस राजवंश का नाम है पांड्य। तो 100 से 250 एडी में आज के केरल और तमिलनाडु के जोन में 3 पावर आए। एक का नाम था चोल, दूसरा का नाम था चेर, और तीसरा का नाम था पांड्य। तो ये जो चोल, चेर और पांड्य, इन्हीं तीनों के साझा संस्कृति को एक नाम दिया गया और उसका नाम रखा गया। मतलब 100 से 250 एडी में संगम संस्कृति है। फिर धीरे धीरे ये संगम संस्कृति भी विलुप्त हो गई, और संगम संस्कृति के जाने के बाद सीरीज में हमें और कोई नाम दिखाई। फिर भी जब तीसरे फेज में जब जा रहे हैं हम लोग, तो क्या देख रहे हैं कि क्या बताया था आपको कि 200 बीसी से लेकर के 300 एडी के बीच में उत्तर भारत में कौन सा काल था? तो हम लोगों ने उसका नाम दिया था मौर्योत्तर। इस मौर्योत्तर काल में जब हम जाते हैं तो साउथ इंडिया का एक पावर सेंटर हमें मिल जाता है, और उस पावर सेंटर का नाम क्या है? सातवाहन। ठीक है, लेकिन एक चोल, चेर, पांड्य का कनेक्शन। अब देखो, इसके बाद अगर तुम लोग जाओगे तो एक और पॉइंट हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसे ही गुप्त काल में क्या होगा? समुद्रगुप्त पहला ऐसा राजा होगा जो साउथ इंडिया पर विजय प्राप्त करे। तो एक बार फिर से गुप्तों का इतिहास हम लोग लेते हैं कि गुप्त अगर 319 से आए और 550 एडी तक रहे, तो इस पीरियड में दक्षिण भारत में कुल कितने राजवंश सक्रिय थे? 12 राजवंश सक्रिय थे। ठीक है, इसके अलावा साउथ इंडिया में एक कदम्ब राजवंश की चर्चा मिलती है जो ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर के जोन में इधर आओगे तो यहां पर गुप्त पीरियड में वाकाटक वंश का विकास हुआ। वाकाटक, कदम्ब, ये जो वंश है ये ब्राह्मण राजवंश है। तो जितने भी गुप्त राजा होते थे ना, वे इन ब्राह्मण कुल में, चूंकि गुप्त व्यस्त थे, तो उनको लगता था कि अगर हम किसी ब्राह्मण कुल में जाकर के शादी करेंगे तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो यहाँ के राजा या तो वाकाटक के वंश से शादी करते थे या तो कदम्ब वंश। कुमारगुप्त की शादी कदम्ब वंश में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी बहन की शादी प्रभावती का वाकाटक वंश में किया। तो ब्राह्मण राजवंश थे। मतलब गुप्तों के पीरियड में अगर हम लोग देखें तो ये इतिहास बिल्कुल अलग दिखाई देता है, क्योंकि गुप्तों ने केंद्रीकृत व्यवस्था लाया और साउथ इंडिया के राज्यों को जीत लिया। तो गुप्त पीरियड में
साउथ इंडिया के 12 राजवंशों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनकी विक्ट्री समुद्रगुप्त द्वारा कर ली जाती है। अब देखो 319 से 550 के बीच में साउथ इंडिया में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? या तो वाकाटक या तो कदम वंश। 550 से लेकर 750 अगर इस फेज में जाओगे तो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जो पावर निकल कर आ रही है उसका नाम है चालुक्य वंश। ठीक है, अगर चालुक्यों को समझना है तो ऐसे समझो, चालुक्य वंश का साउथ इंडिया में 4 ब्रांच, अनहिलवाड़ा का चालुक्य, वातापी कर्नाटक का चालुक्य, महाराष्ट्र में कल्याणी का चालुक्य और इधर आंध्र प्रदेश में वेंगी के चालुक्य। ठीक है, इसके बाद 750 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 750 से लेकर के 1050 के बीच में साउथ इंडिया में और 3 पावर पैदा होंगे। उनका नाम होगा चोल, उनका नाम होगा चेर नहीं चोल, उनका नाम होगा पल्लव और उनका नाम होगा राष्ट्रकूट। ठीक है, अब अगर इन तीनों पावर का सेंटर खोजना हो तो गुलाबी ले लेते हैं। देखो राष्ट्रकूट लोग इस एरिया में डेवलप हुए। ठीक, चोल ये देखो दक्षिण भारत में इस सीमा में आ गए और पल्लव कांची के पल्लव यहां पर, ठीक है, और राष्ट्रकूट आ गए। यानी साउथ इंडिया का इतिहास है वो उसको कनेक्ट करना बड़ा टफ काम है, इसीलिए लोग इसे पढ़ते नहीं है और दक्षिण भारत कह करके छोड़ देते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1000 बीसी में महापाषाण संस्कृति विकसित हुई है दक्षिण भारत में। इसका काम 100 विधान से है। 100 से 250 संगम युग, चोल चेर पांड्य 3 पावर में आएंगे और तमिल साहित्य का विकास होगा। इसके बाद साउथ में मौर्योत्तर पीरियड में सातवाहन राजवंश का विकास हुआ। गुप्ता पीरियड में वाकाटक और कदम वंश होंगे, लेकिन साथ में 12 राज्य भी है। ठीक है, जिसकी विजय समुद्रगुप्त करेगा। उसके बाद 550 से 750 जब गुप्तोत्तर काल का टाइम होगा तो साउथ इंडिया में चालुक्य पावर का जन्म होगा। हर्ष को पढ़ाया था ना जी पुलकेशिन टू। चालुक्यों का 4 ब्रांच है, वातापी, कल्याणी, बेंगी और अनहिलवाड़ा। चालुक्यों के बाद 750 से 1050 तक साउथ में चोल, पांडे, चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट। देखो राष्ट्रकूट वंश इसलिए फेमस है कि ये लोग सिंगल रॉक कटिंग के बादशाह थे। एक पत्थर के टुकड़े को छेद करके कैसे पूरा मंदिर बना देना है उनसे सीखिए। पल्लव वंश इसलिए फेमस है कि दक्षिण भारत का सबसे बेहतरीन मंदिर नमूना इन्हीं लोगों ने बनाया। एक से एक मंदिरों का साम्राज्य है। एक राजा रहे ना तो उसके अपने खानदान में 100 मंदिर बन रहे हैं और उसको अपना डिजाइन है। उसका उत्तराधिकारी उसके पिता को मॉडल को नहीं ले रहा है, उसका नया मॉडल को बोल रहा है समथिंग डिफरेंट अब हम बनाएंगे। तो मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग है पल्लव। और चोल राज में जाओगे तो 2 चीजों के लिए फेमस है। मंदिर निर्माण तो इनके पीरियड में भी हो रहा है, समझा बात को, लेकिन साथ में मंदिरों के अलावा स्थानीय स्वशासन पंचायती मॉडल विश्व को पहली बार चोल दे रहे हैं और पहली बार इंडियन नेवी का डेवलपमेंट चोल में हो रहा है और पहली बार समुद्र में इंटरनेशनल एम्पायर बनाने का काम चोल कर रहा है। साउथ इंडिया के इतिहास में सबसे गौरवशाली पीरियड किसका है? चोल का है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो पता चल गया कि आगे भी क्या पढ़ना है और उसमें अभी आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? संगम। ठीक ना?
चले वहां। देखो जिस इतिहास में कॉन्सेप्ट है तो तुम राजा आदमी, तुम इंटरलिंक कर रहे हो कौन कहां से जा रहा है, और बाकी दिक्कत है। अब आइए नोट्स के ऊपर। पहली बार जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? संगम काल। तो संगम काल के पीरियड में जा रहे हो तो संगम काल में 3 राजवंशों का इतिहास पढ़ना है। नाम मिल गया, चोल चेर पांडे। इनके इतिहास जानने का स्रोत को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। संगम साहित्य कब से कब के बीच में लिखे गए? 100 से 250 AD। संगम में किस भाषा के कवियों का संगम हो रहा है? तमिल। और तमिल कवियों को संरक्षण देने वाला खानदान कौन है? पांडे। अगर 5 पॉइंट क्लियर देन क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चोल चेर और पांडे कहां पर है। ठीक है, तो इस मैप में देखिए आपको दिखेगा चेर कौन है? जो ग्रीन पट्टी में है, मतलब एक केरल का हिस्सा है। चेर कहां पर है? केरल वाले जोन में है। मुसीरी इसका एक बंदरगाह है। ठीक है, और देखो चोल ऊपर में है और चोलों के पास एक जगह है उरैयूर, देख रहे हो ना, यही इनकी राजधानी होने जा रही है। और पांडे तमिलनाडु में है। बात समझ में आया? चेर का लोकेशन कहां है? केरल में। पांडे का लोकेशन कहां पर है? तमिलनाडु में। और चोल का लोकेशन क्या है? तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा और तेलंगाना का निचली हिस्सा। ठीक है, तो ये तीनों का लोकेशन आपको समझ में आया। अब इसके ऊपर स्टडी चालू कीजिए। बोलो। पीला वाला सर क्या है? साउथ इंडिया में सर क्या है? ये नीचे में जो ये है विनाट नंजिंदन। इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, ये पांडे राजवंश का हिस्सा है। आप लोग को उसको नहीं पढ़ना है कि उसके सहयोगी पार्टनर कौन है। आपको ये पढ़ना है कि ये वाला पूरा भूभाग जो है आगे चल के किसका कहलाएगा? पांडे का। और ये जो पीला वाला भाग देख रहे हैं इसको ढाक दीजिए। ये समझो केरल का बालाबार तट है, इस पर चेर है, और जहां तमिलनाडु और पुदुचेरी है ये पूरा का पूरा तमिलनाडु है, और ये आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है ये चोल है। ठीक है, और इसी पांडे राजाओं के भाषा में यही तमिलनाडु है। इसी तमिलनाडु का स्थानीय लैंग्वेज क्या है? तमिल। और यहीं पर सारा संगम होने जा रहा है। ठीक है, तो लोकेशन पूछता है, चेर केरला में, चोल आंध्रा में, और पांडे तमिलनाडु में। ठीक है, ये साउथ इंडिया का 3 पावर सेंटर। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 संगम कहते हैं कि अगर पांडे राजवंश में हम लोग चल रहे हैं तो कुल कितने संगम आयोजित हुए? 3। अब तो ये बता ही चुके हैं कि संगम किस भाषा में हुए हैं? तमिल। तो पहला संगम जो आयोजित हुआ जी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त। इसका आयोजन कहां पर हुआ? मदुरा। इस पीरियड में जब एक कवि बैठे और एक कवि लिखे तो उनके लिखा हुआ कोई सोर्स हमें अभी प्राप्त क्यों नहीं प्राप्त है? इसका उत्तर अगले वाले में आपको मिल जाएगा। कैसे? तो द्वितीय संगम है। द्वितीय संगम के पहले अध्यक्ष कौन है? ऋषि अगस्त। पहले का भी अध्यक्ष वही थे, लेकिन बीच में ही इनका निधन हो जा रहा है और उनके जगह पर एक नया अध्यक्ष चुना जा रहा है। उसका नाम है तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर। ठीक है, कहते हैं कि इस समय जो दूसरा संगम था वो शुरू हुआ था मदुरा में, लेकिन बाद में इसे चेंज करके लाया गया कपाटपुरम, जिसको अल्लावै भी कहते हैं। इसकी एक जो मात्र कहानी है, जो इस काल की जो एक पुस्तक बची हुई है,
उसका नाम है तोल्काप्पियम, और यह एक तमिल व्याकरण की पुस्तक है और इसके राइटर हैं तोल्काप्पियर। ठीक है, अब इसकी पूरी कहानी यह है कि पांड्य राजाओं की राजधानी थी मदुरा। पहली संगीति मदुरा में बुलाई गई, उसमें सभी तमिल कवियों की टीम बैठी और हजारों रचनाएं की गई। लेकिन जब द्वितीय संगम बुलाई गई तो जिस समय संगम चल रहा था उसी समय मदुरा में भीषण बाढ़ आया, और ऐसा भीषण बाढ़ आया कि पूरी मदुरा नगरी ही डूब गई, और पहले वाले संगम में जो लिटरेचर लिखे गए थे वो पूरे के पूरे लिटरेचर बह गए, समंदर में तिरोहित हो गए। यहां तक कि इसमें से कुछ लोग जान बचा के भागे, तो बाद में संगम को कंप्लीट कराया गया। कहां पर? कपाटपुरम। तो कपाटपुरम का एकमात्र सोर्स जब तोल्काप्पियर बने तो उन्होंने एक किताब लिखी थी तोल्काप्पियम, वही व्याकरण की बुक हमें उपलब्ध है, अन्यथा और भी कोई किताब हमें उपलब्ध है। तीसरी जो संगम हुई, इसके चेयरमैन थे नक्कीरर। इसकी कहां आयोजित हुई? तो मदुरा। मतलब फिर से मदुरा जब जलमग्न हो गया, बाढ़ खत्म हो गया, तो फिर से मदुरा को बसा लिया गया। तो पहला संगम ही मदुरा, दूसरा संगम ही मदुरा, तीसरा भी मदुरा, लेकिन दूसरा जब बाढ़ में डूबा तब कपाटपुर। ठीक है, तृतीय संगम में कवियों ने कई साहित्य लिखे, उतना नाम आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन एक साहित्य याद रखिएगा, एततुतैगो। एततुतैगो नहीं, तत्तु, ए तत्तु ओके। ठीक है, तो इस काल का जो लिटरेचर है उसका क्या नाम है? एततुतैगो। ठीक है, तो एततुतैगो का संग्रह कब हुआ था? तोल्काप्पियम का। ठीक है, तो तीनों अध्यक्ष स्थान याद करने की जरूरत है, सिर्फ कपाटपुरम को याद करना है, और लिटरेचर में तोल्काप्पियम याद रहेंगे तो राइटर ही का ही नाम, व्याकरण का नाम है, तो कोई ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि संगम साहित्य दो पार्ट में बचे हुए हैं। जो संगम लिटरेचर है जी, वो दो पार्ट में बचे हुए हैं। एक का नाम है अहम और दूसरा का नाम है पुरम। अहम मतलब लभ हुआ, पुरम मतलब युद्ध हुआ। अब इंटरेस्टिंग बड़ा एक अनोखा संयोग है जी तमिल साहित्य में कि वर्ड एक ही होता है, लेकिन अगर उस वर्ड को, ठीक है, अगर आप अहम में लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग अलग है, और वही वर्ड अगर पुरम में यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग, जैसे भोजपुरिया में नहीं डबल मीनिंग वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार एक बड़ा डबल मीनिंग वर्ड है, एक ही वर्ड है, लेकिन जिस लिटरेचर में जाएगा अलग अर्थ देगा। तो ज्यादा नहीं, कुछ वर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, जो वर्ड आपको सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग कैसे क्रिएट करेंगे अहम और पुरम में। अब देखो कुछ वर्ड के साथ लाते हैं। ये वर्ड है, ये उसका एडजेक्ट मीनिंग है। अगर ये वर्ड अहम में आया है तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर ये वर्ड पुरम में आया है तो इसका मीनिंग क्या होगा? मजा आने वाला है। पहला वर्ड क्या है? कुरिंची। इसका एडजेक्ट मीनिंग होता है पहाड़ी जमीन, लेकिन अगर कुरिंची वर्ड अहम साहित्य में आया है तो विवाह से पहले ही प्रेम हो जाए, मतलब अनावश्यक लव, नाजायज लव। लेकिन अगर यही कुरुंची वर्ड पुरम में आया है तो पशु लूट के ले गया। लड़ो क्या कुछ होगा तब ना। ठीक है, ठीक है, तो घर का अगर पशु चोरी हो गया क्या कहोगे? कुरुंची हो गया। ठीक है, और समय से पहले प्यार हो गया तो क्या कहोगे? कुरुंची हो गया।
अहम में कुरुंची और पूरब में पशुओं की लूट। इसका मीनिंग होगा, कुरुंची का मीनिंग अहम होगा विवाह। पल्लल है, कहीं पालय भी है, लेकिन इसको बोलते हैं पल्लल्लय। इसका मतलब होता है ड्राई लैंड, शुष्क भूमि। ठीक है, अगर ये वर्ड अहम में आया है तो प्रेमियों का लंबा, ठीक है, तेरे 2 टकिए की नौकरी पर लाखों का सामान। मतलब शादी करके हस्बैंड कमाने सऊदी अरब चल गए। ठीक है, विरह का मतलब यही ना है कि शादी किया लेकिन प्रेम के बजाय पैसा कमाने के नाम पर दुबई चले गए। ठीक है, तो समझो कि ऐसी स्थिति को क्या कहोगे, पल्लय होगा। अहम में, पूरब में अग्नि दहन, ठीक है, विध्वंस, आक्रमण और आग लगा करके जला देना। ठीक है, मुललय, ठीक है, पल्लय कर लिए तो पढ़िए मुललय। मुललय में वन प्रदेश। मुललय का शाब्दिक अर्थ क्या है, वन प्रदेश। लेकिन अगर यह वर्ड अहम में यूज हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा, कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए नौकरी पर गए हैं, फिर हस्बैंड लौट के आ गए। ठीक है, तो छोटे पीरियड के लिए, ठीक है, अगर जुगल जोड़ा नैहर ससुरा भागा है रूस करके, तो समझ लीजिए कि क्या हुआ है, मुललय हो गया है। ठीक है, बीबी लड़के नैहर चली गई तो अपने दोस्त को क्या बताना है, मुललय हुआ है मेरा। और अगर यही पूरब में है तो छापामार युद्ध चल रहा है, प्रॉक्सी वार। बात एक टाइप का चीज है, मोबाइल पर मैसेज भेज रहे गुड मॉर्निंग, लेकिन बात नहीं करेंगे। तो छापा मार अभियान में यह बम ब्लास्ट लगा दिए हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं करीब कहाँ लगा है, उसी टाइप का चीज है। मरुद्धम, अगला वर्ड जो है वो क्या है, मरुद्धम। इसका मतलब होता है मैदान, विवाहेतर प्रेम, मतलब पहले शादी हुआ फिर लव हुआ। ठीक है, तो मरुद्धम हुआ। ठीक है, अगर यही पूरब में है तो घेराबंदी। तो बात भी सही है, ऐसा ही होता भी है, शादी के बाद लव में सब घेर घेर के प्रेम करवाते हैं। देखो ये तेरा पति है, देखो इसी के साथ मिलजुल के रहना है, ये तेरा सास है, इसको भी संभाल के। तो प्यार का हर पाठ में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, नेथल। ठीक है, या इसको नेतल भी बोलते हैं। तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन को इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है मछुआरों का अपनी पत्नी से अलग हो जाना। ठीक है, यहाँ कोई विरह नहीं है, तलाक, तुम अलग हम, और अस्थाई पारंपरिक युद्ध, मतलब ट्रेडिशनल युद्ध चलेगा, परमानेंट चलेगा, 50 साल 60 साल चलेगा। ठीक है, तो एक ही वर्ड, तमिल लिटरेचर का एग्जैक्ट मीनिंग समथिंग डिफरेंट, एंड अहम लिटरेचर का मीनिंग अलग और पूरब लिटरेचर का मीनिंग अलग। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो आगे चलते हैं, संगम साहित्य में कुछ और भी चीजें हैं। इसमें कहा गया कि संगम साहित्य में 5 महाकाव्य, संगम साहित्य में 5 महा, उसमें से एक महाकाव्य का नाम है शिल्पाधिकारम और दूसरे का है मणि मेखले। अब ये दोनों पुस्तक का जब तुम लोग स्टडी करोगे तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। इसको हम बोलते हैं कि 3 को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहिए। शिला इला है, शिला इला है, मणि शीतल है, और देवर को जीवन की चिंता है।
भाभी की चिंता है नहीं, ठीक है, जो है सो जीवन के चिंता है। अब इसको कनेक्ट करके देखो, पहला राइटर है शिल्पाधिकारम, इनके राइटर का नाम है इलंगो अदिगल। ये नाम नहीं याद रहेगा तो मैच करने के लिए केवल इतना भी रखोगे कि शिला इला है, समझ रहे हो ठीक से, हिला है नहीं, शिला इला है। दूसरी किताब है मणि मेखले, ठीक है, जिसके राइटर है शीतल सतना। तो मणि शीतल है, अगर इतना वर्ड रखोगे आराम से ही बन जाएगा, क्योंकि देखो साउथ इंडियन वर्ड थोड़ा याद करने में लोगों को टफ रहता है। और जीवक चिंता मणि, इसके राइटर है तिरुत देवर, ठीक है। तो देवर को जीवन की चिंता है। अगर 3 वर्ड याद है तो क्रॉस मतलब ऑब्जेक्टिव में तो काम चल ही जाएगा। शिल्पाधिकारम और मणि मेखले की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। 5 महाकाव्य हैं सम्मिलित आप संगम साहित्य में, शिल्पाधिकारम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी। इसमें शिल्पाधिकारम जो देख रहे हो इसकी कहानी ये है, शिल्पाधिकारम का नायक है कोवलन, ठीक है, और कोवलन जो है वो कावेरी पत्तनम, जिसका पुराना नाम है पुहार, का एक बड़ा ही धनाढ्य व्यापारी है। और इसकी शादी उस समय के उस राज्य की सबसे सुंदर कन्या कण्डगी से कराई जाती है। लेकिन कोवलन को माधवी से प्रेम हो जाता है, जो कावेरी पत्तनम की नगर वेश्या है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कण्डगी सुंदर है, लेकिन कहानी वही है, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज। कण्डगी के सौंदर्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोवलन माधवी पर फिदा है। ऐसे में वह माधवी के कोठे पर जाता है, रोज पैसे लुटाता है। धीरे धीरे जितने भी पैसे थे सारे पैसे माधवी के प्रेम में लुटा दिए। अब लेकिन जब इसके पैसे खत्म हो गए तो माधवी उसे धिक्कार देती है, बोलती है विषय के पास आए हो, पैसे नहीं है तो फिर आने का क्या लॉजिक, भागो यहां से। अब इस पर कोवलन अपने घर में रहता है और वह बहुत दुखी रहता है। जब यह बात कण्डगी देखती है तो कण्डगी एक तरीके से अभागी औरत है, जिसके पास रूप है, सौंदर्य है, गुण है, ज्ञान है, लेकिन उसे पति अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में कण्डगी फिर भी अपनी पत्नी धर्म को निभाते हुए कोवलन से पूछती है कि आजकल आप परेशान है, क्या बात है। फिर बताए कि देखो हमें माधवी ने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि पैसा खत्म। तो बोले कि अगर आप चाहते हैं तो इस शहर में हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, हम लोग इस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर, दूसरे देश मदुरा चले जाते हैं, क्योंकि चोल कहां पर है, चोल जो है वहां पर कावेरी पत्तनम था और कावेरी पत्तनम के व्यापारी थे। तो इन लोग अपना राज्य छोड़ करके पांड्य राज्य में आ जाता है, और पांड्य राज्य का शहर है मदुरा। और इसी मदुरा में कण्डगी और कोवलन दोनों आते हैं। हुआ कि वहां जाके क्या करेंगे, तो कण्डगी ने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो आपने मुझे मुंह दिखाई के रस में मुझे एक पायल दिया था, नूपुर भेंट किया था, हम इस बेशकीमती नूपुर को बेच देंगे और इससे जो धन मिलेगा इसी धन से हम लोग नया बिजनेस व्यापार शुरू करेंगे और उसी व्यापार से आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्वक जीवन। अब कण्डगी और कोवलन मदुरा आ जाते हैं, उस पायल के सोनार के हम बेचते हैं और अपने व्यापारिक कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच पांड्य राजा की एक रानी की पायल गुम हो जाती है, और जिस सोनार ने पायल बनाया था उसने अपने जीवन में कल 2 ही उतना सुंदर पायल बनाया।
एक पांड्य राज्य को भेंट किया था और दूसरा कोलन खरीदा था। अब हुआ कि रानी का पायल गुम हो गया, छापामारी करो, सभी जगह छापामारी होने लगी। लास्ट में एक सुनार के घर में पायल मिला। बोला कि तुम ही चुराया, कोई लाके बेचा, तू बताएगा हमको कौन बेचा, चलिए हम उसका पता बताते हैं। तो गई तो वहां पर कोलन मिला, कोलन को अरेस्ट कर लिया गया और कोलन को आदेश आया कि इसने एक राजमहल से इतना बड़ा चोरी किया है, चोर आदमी है, इसे फांसी पर लटका दो। कोलन और कनगी सफाई देते रहे, कोई उनकी सुनने वाला। इसी बीच कोलन को फांसी पर लटका दिया जाता है। इधर कोलन फांसी पर लटकता है, उधर खबर आती है कि महारानी का पायल मिल गया। ठीक है, इसी पर कनगी श्राप देती है कि मदुरा नगर मतलब जलमग्न होकर डूब के मर जाए, और उसके श्राप से मदुरा में बाढ़ आती है और पूरा मदुरा वही जो द्वितीय संगम का टाइम चल रहा है, बाढ़ में जलमग्न। आज भी साउथ इंडिया में कनगी को आदर्श पत्नी के रूप में पूजा की जाती है। एक ऐसी पत्नी जो जिसके पति ने लंबे समय तक परित्यक्त रखा, लेकिन फिर भी वह पति के साथ आगे गई, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर। अब जहां से कहानी इलंगो आदिगल की शिल्पाधिकारम की खत्म होती है, वहीं से कहानी मणिमेखलय में शुरू होती है। उधर माधवी जो वेश्या प्रेमिका है कोलन की, वो कोलन को तो नहीं बताती है, लेकिन वो कोलन से गर्भवती हो जाती है और उससे जो उसको संतान प्राप्ति होता है, उसी लड़की का नाम मणिमेखला है। और लास्ट में दोनों को जब ये बात पूरी घटनाक्रम उनके भी संपर्क संसर्ग में आती है, तो वो भी व्यथित होती है और आगे का जीवन पूरा का पूरा सन्यासी के तौर पर दोनों ही व्यतीत करते हैं। तो मणिमेखलय और शीतल सतनार ये दोनों ज्वाइंट स्टोरी है, दो राइटरों ने लिखा है। ठीक है, शिल्पाधिकारम राइटर है इलंगो आदिगल। इसका नायक कौन है? कोलन, जो एक व्यवसायी एवं नायिका कनगी एक व्यापारी की कन्या है। दोनों का संबंध किस शहर से है? कावेरी पत्तनम से है। कोलन बाद में माधवी नामक वेश्या के प्रेम में पड़ जाता है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड बोलते हैं। ठीक है, और यह पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। मणिमेखलय इसका राइटर शीतल सतनार है, जो एक बौद्ध अन व्यापारी थे। मतलब पहली किताब जैन धर्म पर है और दूसरी किताब बौद्ध। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखलय है, जो कोलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री है। अंत में नायिका मणिमेखलय बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहते हैं। ये मतलब दो शानदार पुस्तकें जो तमिल लिटरेचर में जिंदा हैं, ये दोनों का नाम है मणिमेखलय और शिल्पा। इसके अलावा अगर किसी किताब के बारे में पढ़ना है तो जीवक चिंतामणि को पढ़िए। जीवक चिंतामणि, इसके लेखक तिरुत कक्कदेवर हैं, जो जैन सन्यासी एवं कवि थे। इनका नायक जीवन ने अपने पराक्रम द्वारा 8 रानियों से विवाह कर आनंद पूर्वक जीवन बिताया, लेकिन जीवन के अंत में यह भी एक जैन भिक्षु बन गया। वलयपति और कुंडलकेशी ये भी 5 महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर मैंने काट छांट के 2-3 नाम आपको दिए हैं जो आपको याद करने हैं। एक का नाम है पततुपातु। इसमें 10 गीतों का संग्रह है। एतुतैगो 8 गीतों का संग्रह है। और कुरल, इसके लेखक है तिरुवल्लुवर। ये देखो, तिरुवल्लुवर एक संत थे। जब हम लोग अपने स्टडी के पीरियड में थे तो इनकी एक चैप्टर जो हम लोग के सिलेबस में होता था वो लिखा हुआ था। तो उसमें उनका आता था कि ये इतने अपने पीरियड में अन्न का इज्जत करते थे कि
जब ये भोजन पर बैठते थे खाना खाने के लिए, तो जिस जमीन पर बैठते वहां पर जो पात्र रखा होता था, खाने के दौरान अगर एक भी चावल का दाना बगल में गिर जाता था तो इनके खाने के बगल में एक सुई और एक जो है सो एक कटोरा जल रखा हुआ रहता था। जो भी चीज गिर गया उसको उठाते थे, पानी में धोते थे और फिर उसको थाली में लेते थे। तो अन्न के मंडन के मतलब महत्व को समझाने के कारण ये अपने पीरियड के बहुत फेमस संत रहे। आइए अब आपको कुछ मजेदार चीजें जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए काम आ सकती हैं उसको हम बताते हैं। और वो है, देखिए ये जो आदमी ऊपर में जो दिख रहा है आपको, इसका नाक मुंह ढक गया है, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है? तुलना। और यहां पर जो है इसका नाम है चेर, इसका नाम है चोल और इसका नाम है पांडे। तीनों का तुलना करते हैं। लोकेशन देखो, चेर का लोकेशन केरल, चोल का आंध्र प्रदेश और पांडे का एक कोचीन और मालाबार के तट पर है। कौन? चेर। ये तिरुचिर्रा पल्ले और ये रामनाथपुरम क्षेत्र में स्थित है। इसकी प्रशासनिक राजधानी वंच या करुअर थी। इसकी राजधानी चोल वाली कहां थी? उर्रायूर। और तमिलनाडु वाले मदुरै ना, पढ़े ना भी, मदुरै इसकी राजधानी है। इसका भी उरायूर लोकेशन दिखाए थे, ठीक है। और ये करूर। समुद्री राजधानी, तो चेर की समुद्री राजधानी मुजरेश, इसकी समुद्री राजधानी और इसकी समुद्री राजधानी कोरकई। इसका राजकीय चिन्ह है धनुष। किसका? चेर का। चोल का राजकीय चिन्ह है बाघ और पांडे का मछली, इसको बोलते हैं कार्प। चेर वंश का पहला राजा है उदयन। चोल वंश का पहला राजा है उक्खप्परहर और पांडे राजवंश का है नडियोन। सबसे पहली बार चेर का उल्लेख मिलता है त्रय ब्राह्मण में और चोल का पहला वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में और पांडे राज्य का पहला वर्णन करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत बन के रहने वाला मेगास्थनीज है। उपनाम, तो चेर को सबसे प्राचीन राज्य बोलते हैं, चोल को सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बोलते हैं और पांडे को दक्षिणी राज्य के नाम से। चेर का एडजेक्ट मीनिंग क्या होता है? पर्वत देश। चोल का एडजेक्ट मीनिंग होता है नया देश और पांडे का एडजेक्ट मीनिंग होता है पुराना देश। चेर किस नदी के किनारे आए? कावेरी। चोल किस नदी के किनारे थे? तो पेन्नार और बेल्लार के बीच में। और पांडे किसके बीच थे? तो कावेरी व ताम्रपर्णी के बीच में। देखा, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉक है ना। ये तुलनात्मक स्टडी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहां से तो राजधानी के बारे में पूछेगा, लोकेशन के बारे में पूछेगा और उन दोनों से ज्यादा अगर पूछेगा तो उसमें किसका नाम हम लोग रखेंगे? बताइए। उसमें हम लोग रखेंगे नाम नो प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह, ठीक है। क्लियर, समझ गया ना? आगे आगे अब एक एक करके तीनों राजवंशों का इतिहास देख लेते हैं। सबके इतिहास में एक एक दो दो पॉइंट है। इस नोट्स को हमने जानबूझ करके इस पैटर्न पर बनाया कि आपको भार न लगे, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट पर लेके गए, फिर जो है सो 3 संगम क्लियर किए, फिर अहम एवं पूरम के शब्द का मीनिंग बताए, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि पलल का अहम साहित्य में क्या अर्थ है, ठीक है, तो उसको बताए। फिर 5 आपको जो
महाकाव्य लिखे गए, उसकी चर्चा किए। अब सब बताए कि लोकेशन देख लो, राजधानी देख लो, समुद्री राजधानी देख लो, मीनिंग देख लो, प्रत्येक चिन्ह देख लो, संस्थापक देख लो, महानतम शासक देख लो। तब अब लास्ट में आते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग रिपीट कर रहे हैं, आनंद लीजिए इसका। चेर राजवंश कहाँ है? केरल में, कावेरी नदी के नीचे। राजधानी है वंची और प्रतीक चिन्ह है धनुष। देखिए, उदयन जेरल इस वंश का प्रथम शासक है। इसने महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराने के लिए एक पाकशिला बनाई। सिर्फ यही पॉइंट है जो तुम लोग से पूछना होगा, तो यही पूछेगा। बाकी इसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां हैं, ठीक ना। नेडुन जेरल दूसरा शासक है। इसने इमय वरम्बन की उपाधि ली, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक की सीमा जीतने वाला, ठीक है। तो इमय वरम्बन की उपाधि किसने ली? नेडुन जेरल। इमय वरम्बन की उपाधि किसने ली? बोलो ना जी, ऐसे बोल रहा है जैसे एकदम मुंह में पान दबा के रखा है एक तरफ। दूसरा, महाभारत के योद्धाओं के लिए पाकशाला का निर्माण किसने कराया? उदयन जेरल। देखो, चेर राजवंश का सबसे महान शासक कौन है? सेन गुटवन। ये इस वंश के महानतम शासक हैं। अच्छे आचरण के कारण प्रजा में लाल चेर के नाम से फेमस है। हाँ, इनके समय पर्नर नामक कवि समकालीन थे। इन्होंने पतिनी संप्रदाय की स्थापना की तथा कनगी पूजा संपूर्ण। अभी कनगी की कहानी हमने आपको बताया है। तो जब कनगी की कहानी को हमने बताया है, तो आप समझ सकते हो कि कनगी ही आदर्श पत्नी है ना। और पतिनी संप्रदाय की स्थापना। आदि गिमान दूसरे चेर राजा हैं। साउथ इंडिया में गन्ना की खेती क्रेडिट शुरू करने का क्रेडिट नहीं। तो आदि गिमान को याद रखो गन्ना खेती के लिए। सेन गुटवन को याद रखो पतिनी संप्रदाय की स्थापना के लिए। नेडुन जेरल को याद रखो इमय वरम्बन की उपाधि के लिए। और उदयन जेरल को याद रखो महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराने के लिए। हो गया। चोल राजवंश। चोल अवस्थिति कहां पर है? आंध्र प्रदेश, पेन्नार एंड वेलार नदी के बीच। राजधानी है उर्रय और तंजावुर, तंजौर जो बोलना है। प्रतीक चिन्ह है। देखो, यहाँ का पहला ही राजा का नाम आएगा और ये महानतम राजाओं में से एक है, करी काल। कहते हैं कि ये 190 एडी में इसके प्रमाण मिल रहे हैं शासन के। इसका शरीर का एक भाग झुलसा हुआ था, इसीलिए इसको बोलते थे झुलसी टांगों वाला करिकाल कहलाया। ठीक है, करिकाल का मतलब झुलसी टांगों वाला। पततु पातु इस किताब का नाम आप पहले पढ़े। इसमें करिकाल के विजय का वर्णन है, क्योंकि इसने 3 युद्ध में बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त की। जिसमें 2 युद्ध देखो क्या है। पहला युद्ध है बेनी का युद्ध और दूसरे युद्ध का नाम है वाहे पपरंदे पल्ले। वाहे पपरंदे पल्ले, ठीक है। तो वेनी के युद्ध में 11 राजा यूनियन बना के इस पर हमला किए, उनको हराया। और वाहे पपरंदे पल्लई में 9 राजाओं के संघ ने मिलकर के हराया। ठीक है। तो इन 2 युद्धों में, 2 महान युद्धों में स्वयं को पराजित करने के लिए फेमस है। इसके समय कौन सा बंदरगाह बना? पुहार। पुहार का आधुनिक नाम क्या है? कावेरी पत्तनम। कहते हैं कि इसने कावेरी नदी पर बांध बनवा करके 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। इतना नहीं, 7 सुरों का ज्ञाता और वैदिक धर्म को मानने, मतलब जितना बड़ा विजेता। 11 और 9 20 राजाओं को इसने संयुक्त रूप से पढ़ा। ठीक है, उतना ही ज्ञानी, ठीक है, उतना ही वैदिक परंपरा को मानने वाला बड़ा सिटी बसा है पुहार। पुहार का मतलब कावेरी पत्नी। कावेरी नदी पर बांध इसी ने सबसे पहले बनाया। अगला शासक है ए लारा। ब्रायन लारा नहीं,
इसने श्रीलंका को जीता और 50 वर्षों तक अपने काबू में। पेरूनर किल्ली, ठीक है, यह इसलिए फेमस है, साउथ इंडिया का पहला नाम जिसने राजसूय यज्ञ कराया। ठीक है, सबका पॉइंट हम लिखवा दिए हैं, एक एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है, बाकी सबको हटा दिए यहां से, इनके इतिहास में आइए। चलिए तीसरे राजवंश की ओर मूव करते हैं। नाम क्या है? पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश में अवय स्थिति में जाओगे तो क्या होगा? तमिलनाडु कावेरी एवं ताम्रपर्णी नदी के बीच में स्थित है। यहां की राजधानी क्या है? कोरकई, बाद में मदुरा। प्रतीक चिन्ह मछली, अभी बताया था ना, कार्प। यहां का प्रथम उल्लेख मेगास्त्री ने किया है। बाद में अशोक के शिलालेख में भी इस चीज की चर्चा मिलती है कि दक्षिण भारत में पांड्य राजवंश था। नेडियन इस वंश के प्रथम राजा हैं। किस लिए फेमस है? क्योंकि उन्होंने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। पलरे साले उडुकुडुमी, मुडुकुडुमी, पलले साले मुडुकुडुमी। ठीक है, पांड्य वंश के पहलम अर्थात पहले राजा है जी। पलल साले का मीनिंग होता है ऐसा राजा जिसने कई यज्ञशाला बनवाया। ठीक है, इसे महेश्वर भी। नेडुनजिलियन इस वंश के सबसे महान राजा हैं। इनके समय में ही शिल्पाधिकारम वाली त्रासदी हुई थी। यह एक विजेता के साथ साथ कवि थे और जो भूमिका चोल में करिकाल की थी वही भूमिका पांड्य राजवंश में नेडुनजिलियन की है। रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में इन्होंने ही युद्ध भेजा था, याद रखिएगा, दूत भेजा था। क्वेश्चन पहले भी पता है कि रोमन सम्राट के दूत भेजने वाले शासक कौन थे? नेडुनजिलियन। तलैया लंगानम के युद्ध में इन्होंने जीत हासिल की, यानी वेन्नी के युद्ध का विजेता करिकाल। वाहे पपरंदे पल्लई के युद्ध का विजेता करिकाल, और तलैया लंगानम के युद्ध का विजेता, याद रहेगा तीनों नाम, प्रैक्टिस मार के देखो तो। रावण, बोलो तो तीनों युद्ध का नाम। वाहे पपरंदे पल्लई। जाओगे तो सीखोगे, अकेले रूम में बैठे हो ऐसे ही पागल टाइप का पढ़ो। आगे देखो, अब इतना बात जान गए तो कुछ टर्म को और सीख लो, जहां से सीधे तौर पर एग्जाम को प्रश्न पूछना अच्छा लगता है। प्रशासनिक व्यवस्था में संगम काल में मंडल वर्ड का अर्थ होता था संपूर्ण राज्य। बड़े ग्राम को बोलते थे उर, पुराना गांव को बोलते थे मुडूर, प्रांत को बोलते थे नाटू, छोटे ग्राम को बोलते थे शेरुर, और छोटे गांव की सभा को बोलते थे अवय। चल भाई, अवय। राजस्व में ये सबसे वीवीआई टर्म जो एग्जाम को बहुत पसंद है पूछना, माँ और वेली। माँ का मतलब मदर वाला माँ नहीं है, केवल माँ में आकर माँ। कि संगम साहित्य में माँ और वेली शब्द का क्या? तो भूमि की, यहाँ भूमि कर को क्या कहते थे? कर्राई। चुंगी या सीमा शुल्क को क्या कहते थे? उल्गो। ठीक है, और जबरदस्ती वसूले जाने वाले कर को बोलते थे ये रवा। राजा के परिषद के मेंबर मंत्री को बोलते थे अम्मैचार। ठीक है, पुरोहित को बोलते थे पुरोहिता। सेनानायक को कहते थे सेनापति यार, सेनापति। लेकिन पूछने वाला टर्म ये है क्या? गुप्तचर को क्या कहते थे? दत्ता।
देखो, और रार मतलब गुप्तचर और दुत्तार का मतलब ये नाड़ी, ये भी इच्छा है। सामाजिक वर्ग में जैसे इसमें देखो सबसे ज्यादा वो रार पूछता है, तो सामाजिक वर्ग में देखो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है वेल्ला। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पर कंडेसिया। ठीक है, और सर मतलब राजा, अंडनर मतलब ब्राह्मण, बेनीगर मतलब व्यापारी, वेल्लाल मतलब छोटे किसान, और कड़े सिहार मतलब खेतों में जिनका भूमिहीन किसान, जिसके पास जमीन नहीं था, केवल रोजी रोटी जुगाड़ करते थे। ये हुआ है, जाके नोट्स लेकर के जाइए और धड़ल्ले से पढ़िए। आगे आइए, कुछ समाज में लभ अलग अलग प्रकार का है। पंच तिन्नय, पंच तिन्नय, सामान्य लभ, आरजू वाला लभ। ठीक है, क्या की कन्ने, क्या की कन्ने। ठीक है, एक पक्षीय प्रेम, इसी को भोजपुरी में लोग क्या बोलता है, ये का कैले, ये का कैले, मतलब सिंगल साइड लव को क्या की कन्ने। अनुचित प्रेम, पेरुन दिन है, पेरुन दिन है, अनुचित प्रेम। क्या की कन्ने, सिंगल साइड लव। पंच तिन्ने, ठीक है, ये चलेगा। संगम काल में दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख देवता कौन है? मुरुगन को ही और किस नाम से बुलाते हैं? सुब्रहण्यम। और सुब्रहण्यम कौन है? कार्तिकेय। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मुर्गा। ठीक है, मयूर तो उनका सवारी में है। ठीक है, ये वही वाली कहानी है जी, ये भगवान शंकर और मां पार्वती के 2 संतान गणेश और कार्तिकेय। तो कहा जाता है कि दोनों को ड्यूटी लगाया गया कि भाई जो पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो गणेश भगवान तेज थे, गोले गोले मम्मी पापा के घूम गए और बोले कि हमारा पूरा दुनिया आप ही दोनों है। तो उनको बुद्धि के देवता मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार मिल गया। जब जिस समय घटना घटी उस समय कार्तिकीय दक्षिण भारत के विंध्य पहाड़ी से उतर के जा रहे थे उधर, वहीं उनका सूचना मिला कि विजेता का फैसला, तो बोले हम काहे कैलाश जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे। तो वही साउथ इंडिया में मुरुगन कहलाए, और वही बाद में जो है सो वहां सुब्रहण्यम कहलाए। सुनते हो ना, सुब्रहण्यम भारती, एसपी बाला सुब्रहण्यम। ठीक है, तो सुब्रहण्यम ही सर्वोच्च, साउथ इंडिया के सर्वोच्च देवता कौन है? सुब्रहण्यम है। ठीक है, पर चेचक से संबंधित शीतला माता थी, मरियम्मा, ये परशुराम की माता है, इनकी भी पूजा होती थी। बॉर्डर की देवी को बोलते थे एलम्मा। हाँ, संगम काल के कुछ प्रमुख बंदरगाह देखना है तो नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेलसिंडा, ये 4 बंदरगाह तट थे। 2 महिला कवि जो संगम साहित्य में मुख्य भूमिका निभाई, ओ वायर नचेलियर। ओ वायर नचेलियर। ठीक है, तिरुककरल ग्रंथ को तमिल बाइबल कहते हैं। संगम कवियों में एक मरवा जाति का उल्लेख मिलता है जो वेतची प्रथा, मतलब गाय को चुराने, गोहरण का काम करते थे। उरायूर जो चोल की राजधानी थी, ये बहुत बड़ा सूती व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, और यहाँ का सूती कपड़ा उस समय मिस्र और रोम तक भेजा जाता था। ये भी क्वेश्चन भी आई है कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? उर्रयूर। दक्षिण भारत की मुख्य फसल में धान, रागी और ईख था। दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ जमीन कावेरी डेल्टा है। ठीक है, जो कावेरी नदी का डेल्टा था
ये इतना उपजाऊ था कि इसके बारे में साउथ इंडिया में कहावत है, जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन पर 7 आदमी का पेट भर सकता है। हाथी जितना जमीन पर लेटता है उतना जमीन में इतना अन्न पैदा होता है कि 7 आदमी खा सकते। पागल हो। तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च, हल्दी उपजाया जाता था। चोल राजवंश सूती कपड़ों के साथ साथ कुशल नौसेना के लिए भी फेमस थे और अरिका मेडो रोमन बस्ती का प्रसिद्ध। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। जो वीवीआई लिख रहे ना उतना याद कर लोगे ना तेरे को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गया चीज को? हो गया? ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। संगम काल कल आएंगे तो चर्चा करेंगे गुप्त काल, ठीक ना? तो टारगेटेड बैच में इतना काफी है, ठीक है।